इतिहास हमेशा तलवारों की आवाज से नहीं बनता। कुछ इतिहास सन्नाटे में जन्म लेते हैं और उन्हीं सन्नाटों में कुछ स्त्रियां अमर हो जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने युद्ध को शोर नहीं, समझदारी बनाया। देवगढ़ पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य। पत्थर की दीवारें, संकीर्ण गलियां और उन गलियों में बसती हुई एक स्वाभिमानी प्रजा। देवगढ़ का नाम बड़ा नहीं था, पर उसकी आत्मा विशाल थी। इसी राज्य की रानी थी पद्मावती। लोग उन्हें केवल रानी नहीं कहते थे, वे उन्हें मां कहते थे। राजा वीरसेन के साथ उन्होंने सत्ता नहीं पाई थी, बल्कि जिम्मेदारी सीखी थी। राजा युद्ध में जाते थे, रानी राज्य को समझती थी। कर व्यवस्था, अनाज भंडार, सीमा की कमजोरियां, सब उनकी नजरों में था। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। उत्तर की सीमा से एक संदेश आया, सिर्फ एक पंक्ति। राजा वीरसेन युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ कांपने लगी और देवगढ़ ने पहली बार एक स्त्री को अकेला देखा। कुछ दरबारी रोए, कुछ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा अब सत्ता उनके हाथ आएगी। पर रानी पद्मावती नहीं रोई। उन्होंने सिर झुकाया, आंखें बंद की और कुछ क्षण चुप रही। उस चुप्पी में एक निर्णय जन्म ले चुका था। राजा की चिता जली, प्रजा रोई और रानी ने सफेद वस्त्र धारण किए। पर अगले ही दिन वे दरबार में बैठी, बिना मुकुट, बिना आभूषण, सीधी दृष्टि के साथ। किसी ने विरोध नहीं किया, पर विश्वास भी नहीं था। एक स्त्री राज्य कैसे संभालेगी? यह प्रश्न हर चेहरे पर लिखा था। रानी ने कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, देवगढ़ तब तक जीवित है जब तक उसकी आत्मा जीवित है। और फिर उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले राज्य का लेखा मंगवाया, भंडार खोले, सीमाओं की रिपोर्ट पढ़ी। उन्हें पता चल गया, देवगढ़ कमजोर है, सेना कम है, हथियार पुराने हैं और किले की दीवारें समय से थक चुकी हैं। उसी समय उत्तर से एक और संदेश आया। यह संदेश शब्दों में नहीं, घमंड में लिखा था। राजा काल नेमी, आक्रमणकारी, जिसके लिए राज्य सिर्फ शिकार थे। उसका संदेश साफ था, देवगढ़ समर्पण करे, रानी को मेरी दासी बनाया जाएगा, प्रजा को जीवित छोड़ दिया जाएगा। दरबार कांप उठा। कुछ मंत्रियों ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें फेर ली। रानी ने पत्र पढ़ा। देवगढ़ का इतिहास अब एक नए मोड़ पर था। रानी पद्मावती अपने पिता और पति के बाद अब अकेले किले के भविष्य की चिंता कर रही थी। रात के अंधेरे में भी उनके कदम एक निश्चितता और आत्मविश्वास के साथ चलते। किले की दीवारें पुरानी थीं, पत्थर दरारें दिखा रहे थे और हवा में डर नहीं, एक सन्नाटा घुला था। सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी, जैसे ये कह रही हो कि ये किला अब भी जीवित है। उनकी आंखों में चिंता नहीं थी, बल्कि योजना थी। युद्ध कोई केवल तलवार और भाला नहीं होता, ये मन और रणनीति का खेल भी होता है। रानी ने दरबार के प्रत्येक सदस्य को एक एक करके बुलाया। सेनापति से लेकर अन्नदाता तक हर कोई उनकी योजना का हिस्सा बना। उन्होंने कहा, हमें अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से रक्षा करनी होगी। यदि हम डर से लड़ेंगे तो हार निश्चित है, पर यदि हम समझदारी से काम लें तो विजय हमारी होगी। किसानों और बुनकरों ने भी उनकी बात सुनी। रानी ने उन्हें बताया कि ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक रणनीति है। किले के अंदर हर कोने में उनका हाथ था।
दीवारों की मरम्मत हो रही थी, गोला बारूद सुरक्षित किया जा रहा था और अनाज के भंडारों की गिनती हो रही थी। स्त्रियों ने भी भाग लिया। रातों में मशालें बनाई जा रही थीं। किले की गलियों में प्रत्येक मोड़ पर एक योजना का हिस्सा था। ये सब कुछ शांत और गुप्त तरीके से हो रहा था, क्योंकि रानी जानती थी कि डर फैलाने वाला सिर्फ आक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि अफवाहें भी होती हैं। यदि प्रजा में डर फैलेगा तो जीत उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने विश्वास और शांति का वातावरण बनाया। एक दिन रानी ने अपने दरबार में बैठकर संदेश भेजा। उत्तर की तरफ से जवाब आया, देवगढ़ को जल्दी सौंप दो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कई मंत्री घबराए, कुछ ने झुक जाने का सुझाव दिया, लेकिन रानी ने केवल एक बार देखा, एक ठहरी हुई दृष्टि जिसमें न डर था न चिंता। उन्होंने कहा, हमारा किला केवल ईंट पत्थर का नहीं है, ये आत्मा का किला है। यदि हम झुकेंगे तो इतिहास हमें नहीं माफ करेगा, पर यदि हम खड़े रहेंगे तो इतिहास हमें याद रखेगा। उस रात किले में कोई सोया नहीं। रानी ने अपने सैनिकों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ियों पर मशालों की व्यवस्था की, सामंतों को गुप्त संदेश भेजे कि ये किसी बड़े सेना का हिस्सा है। लोगों ने आश्चर्य देखा कि कैसे अंधेरे में भी किले की दीवारें मशालों और शैडोज से विशाल लग रही थीं। ये कोई युद्ध नहीं था, ये छल था, और ये छल सफलता की कुंजी बन गया। रानी ने प्रजा से कहा, यदि आप मेरे साथ हैं तो डर को अपने मन से निकाल दें, क्योंकि भय में केवल हार है, और जो डर से लड़ता है वो केवल विजेता नहीं बनता, बल्कि इतिहास का हिस्सा बनता है। जैसे ही आक्रमणकारी सेना पहाड़ियों की ओर बढ़ी, उन्हें लगा कि ये किला विशाल सेना से घिरा है। ढोल और सींग की आवाजें दूर से सुनाई दी। किले की गलियों से प्रकाश और छाया का खेल इतना प्रभावशाली था कि किसी ने भी सोचा कि यहाँ हजारों सैनिक हैं। वास्तव में वहां केवल कुछ 100 सैनिक थे, लेकिन ये योजना इतनी प्रभावशाली थी कि दुश्मन की सेना डर गई। वे भ्रम में पड़ गए और रानी ने बिना कोई युद्ध किए पहले ही विजय सुनिश्चित कर ली थी। 3 दिन तक ये भ्रम जारी रहा। आक्रमणकारी थक गए, उनकी रसद खत्म होने लगी। रानी ने चुपचाप और धीरे धीरे उनकी आपूर्ति काट दी। हर रात मशालों और छाया का खेल दुश्मन को उलझाता रहा। रानी पद्मावती ने दिखा दिया कि शक्ति केवल हथियार में नहीं होती, बल्कि बुद्धि, धैर्य और साहस में भी शक्ति होती है। तीसरे दिन आक्रमणकारी सेना ने पीछे हटने का आदेश दिया। किले के भीतर एक सन्नाटा और शांति का माहौल था। कोई जयकारा नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक मुस्कान थी रानी की, जो कह रही थी, विजय केवल मेरे लिए नहीं है, ये विजय उस प्रजा की है जिसने विश्वास रखा, जिसने समझदारी से काम किया, और ये विजय उस इतिहास की है जिसने हमें इस तरह जीने का साहस दिया। रानी ने उस दिन प्रजा को बुलाया। उन्होंने केवल इतना कहा, आज से आप सभी केवल प्रजा नहीं, ये किले की आत्मा है। जो विश्वास और साहस दिखाएगा वही इतिहास में अमर होगा। उसके बाद रानी ने अपने दरबार में आदेश दिए कि कर घटाया जाए। सभी जानते थे कि रानी केवल न्याय करती है, बदला नहीं लेती। स्त्रियों को शिक्षा दी गई, बच्चों को खेल खेल में ज्ञान सिखाया गया। किले के भीतर हर गलियारा अब केवल युद्ध की तैयारी का हिस्सा नहीं था, बल्कि शिक्षा, कला और सहयोग का केंद्र बन गया था। रानी पद्मावती ने दिखा दिया कि नेतृत्व केवल ताकत का नहीं, बुद्ध। समय बीतता है और समय के साथ युद्ध की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। देवगढ़ में अब शांति थी, वो शांति जो केवल युद्ध के बाद नहीं, बल्कि सही निर्णय के बाद आती है। किले की दीवारों पर अब सैनिकों की बेचैनी नहीं थी। वहां पहरा तो था, पर डर नहीं था। रानी पद्मावती सुबह सुबह किले की छत पर खड़ी होकर उगते सूरज को देखा करती थी। उनकी आंखों में विजय का गर्व नहीं था, उनकी आंखों में एक गहरी थकान थी और उससे भी गहरी तसल्ली। उन्हें पता था देवगढ़ बच गया है, पर उससे भी ज्यादा देवगढ़ की आत्मा बची है। रानी ने पहला आदेश दिया, कर कम किए जाएं। मंत्री हैरान थे, क्योंकि युद्ध के बाद राज्य आमतौर पर कर बढ़ाते हैं, पर रानी ने कहा, जिस प्रजा ने अपने अनाज, अपनी नींद और अपना विश्वास दिया हो, उससे कर नहीं मांगा जाता। देवगढ़ में पहली बार राज्य और प्रजा के बीच
डर की दीवार गिरी, विद्यालय खुले, जहां केवल राजकुमार नहीं, किसान के बच्चे भी पढ़े। लड़कियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए। कई लोगों ने विरोध किया, पर रानी ने किसी को दबाया नहीं। उन्होंने बस कहा, ज्ञान से डरने वाला राज्य कभी मजबूत नहीं होता। समय के साथ देवगढ़ बदलने लगा। वो किला जो कभी केवल युद्ध के लिए जाना जाता था, अब बुद्धि के लिए पहचाना जाने लगा। पर हर उजाले के साथ कुछ अंधेरे भी चलते हैं। कुछ सामंतों को अब भी यह स्वीकार नहीं था कि एक स्त्री इतनी शक्ति के साथ राज कर सकती है। उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक रात रानी को विष दिया गया। वो रात देवगढ़ के लिए सबसे लंबी रात थी। दीपक जलते रहे, वैद्य दौड़ते रहे, दरबार में सन्नाटा था। रानी बच गईं, पर उनका शरीर कमजोर हो गया। अगली सुबह वे दरबार में आईं। चेहरा पीला था, कदम धीमे थे, पर दृष्टि वैसी ही स्थिर थी। सबको लगा अब दंड होगा, अब क्रोध फूटेगा। पर रानी ने कहा, जिस अपराध की जड़ भय हो, उसका उत्तर हिंसा नहीं, न्याय होता है। उन्होंने दोषियों को कठोर दंड नहीं दिया, उन्हें राज्य से अलग किया और कहा, देवगढ़ में डर से जन्मा नेतृत्व नहीं चल सकता। उस दिन देवगढ़ ने सीखा, शक्ति का सबसे बड़ा रूप संयम होता है। समय आगे बढ़ता गया। रानी वृद्ध होने लगी। उनके बाल सफेद हो गए, पर उनकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। वे अक्सर किले की खिड़की के पास बैठती, नीचे खेलते बच्चों को देखती और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती। उन बच्चों को यह नहीं पता था कि वे जिस शांति में खेल रहे हैं, वो किसी तलवार से नहीं, एक रानी की बुद्धि से मिली है। एक दिन रानी ने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया। उन्होंने कहा, याद रखना, राज्य तलवार से नहीं चलता, वो विश्वास से चलता है। यदि तुम डराओगे तो लोग झुकेंगे, पर यदि समझाओगे तो लोग साथ चलेंगे। और फिर एक दिन रानी पद्मावती इस संसार से चली गई। कोई बड़ा शोक समारोह नहीं हुआ, कोई विशाल समाधि नहीं बनी। रानी की इच्छा थी, मुझे पत्थरों में मत कैद करना, मुझे लोगों की यादों में छोड़ देना। देवगढ़ में सिर्फ एक शिलालेख बनाया गया। उस पर लिखा था, यहां वो रानी विश्राम करती है जिसने तलवार नहीं उठाई, पर समय को मोड़ दिया। आज देवगढ़ का किला खंडहर है, दीवारें टूटी हैं, दीपक बुझ चुके हैं, पर हवा में अब भी एक कहानी बहती है, एक रानी की कहानी, जिसने साबित किया कि इतिहास हमेशा युद्ध से नहीं बनता। कुछ इतिहास मौन से बनते हैं, और वही इतिहास सबसे ज्यादा गूंजते हैं।